नेक्स्ट जेन पीसीएस आपके सपनों को साकार करने में हमारा साथ हर पल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस में। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को आज बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपको सद्बुद्धि दे और आपको सही राह दिखाए। दोस्तों, आप जो भी मेहनत करें और अगर ईमानदारी से करें, जो भी मेहनत मतलब ये नहीं गलत रास्ते में, सही रास्ते में आप ईमानदारी से मेहनत करें और जो भी प्रयास करें उन सभी प्रयासों को माँ सरस्वती हर परेशानियों से निकाल कर सफल बनाएं। यही आज की मेरी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हम एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है इंडियन पॉलिटी की, उसके नेक्स्ट चैप्टर को। इसके पहले की वीडियो में हमने किसे कवर किया, कौन से चैप्टर को, मौलिक कर्तव्य को कवर किया। आज हम करने वाले हैं संविधान का संशोधन, यानी कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संशोधन मतलब भारत, उसमें क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं हमारे संविधान में, उसके लिए क्या प्रावधान है, उसे ही आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा हमारे संविधान में समय समय पर संशोधन होते रहते हैं, समय के अनुसार जो भी नीड हो उसके अनुसार संशोधन होते रहते हैं। तो उसी से जुड़ा ये अध्याय है। किसी अन्य लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित और व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। हालांकि इसकी संशोधन प्रक्रिया जो है ब्रिटेन के समान आसान, जो ब्रिटेन में क्या है, बहुत ही आसान तरीके से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ब्रिटेन के समान आसान अथवा अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन नहीं है, और अमेरिका में अत्यधिक कठिन है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर कहें तो भारतीय संविधान न तो लचीला है न कठोर, यद्यपि ये दोनों का सम्मिश्रण है, यानी कि दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, भारतीय संविधान न ज़्यादा कठोर है न ज़्यादा लचीला है। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में, ये हमारे संविधान के, आप लोग ऐड कर लीजिएगा, मैं लिखी नहीं हूँ, संविधान के भाग 20 में आता है। और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। किसको प्रदान की गई है, संसद को, ना कि राज्य विधानमंडल को। राज्य विधानमंडल को संविधान में संशोधन की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, यह प्रावधान करता है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। ठीक है, कौन कौन से रूप में परिवर्तन कर सकती है, परिवर्धन कर सकती है या फिर निरसन कर सकती है, यानी कि समाप्त कर सकती है किसी भी उपबंध को। और इन 3 प्रकार से हमारा जो संसद है किसी हमारे संविधान के किसी प्रावधान में संशोधन कर सकता है। हालांकि संसद उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हों। ठीक है, मूल संरचने से अगर संबंधित है कोई संशोधन तो संसद उनमें संशोधन नहीं कर सकती। और यह जो व्यवस्था है मूल ढांचे का, इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया था 1973 में केशवानंद भारती केस में। ठीक है, जिसमें संसद की संशोधन की शक्ति पर सीमा लगा दी गई। ठीक है, यहाँ तक तो आसान था। अब देखते हैं संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है, संशोधन किन किन चरणों से होकर गुजरती है, इसको हम अब देखेंगे। अनुच्छेद 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया का निम्नलिखित तरीकों से उल्लेख किया गया है। संविधान के संशोधन का आरंभ जो है संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा और राज्य विधानमंडल द्वारा नहीं किया जा सकेगा। केवल संशोधन से जो है संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद में, या लोअर हाउस हो या अपर हाउस, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, किसी में भी संशोधन की जो संस्तुति है लाई जा सकती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा, मंत्री कहने का तात्पर्य जो सरकार में यानी कार्यपालिका में है, या गैर सरकारी सदस्य यानी कि जो कैबिनेट का सदस्य नहीं है, या जो बहुमत प्राप्त दल जो है जो सरकार बनाया है उसका सदस्य नहीं है, उसके द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो बहुमत प्राप्त दल का नेता मतलब कोई मंत्री ही हो या कोई नेता ही हो।
ठीक है, यानी कि केवल सरकारी सदस्य ही इसको प्रस्तुत नहीं कर सकता, गैर सरकारी सदस्य भी इसको प्रस्तुत किए कर सकता है। और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। जरूरी नहीं है कि संविधान में संशोधन करना है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना हो, ये जरूरी नहीं है। इसको आप लोग स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा पूछ सकता है कि संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है या नहीं। तो आपका उत्तर होना चाहिए कि इसके लिए पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। ये केवल एक ऐसा विधेयक है जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, वो होती है वित्त विधेयक। तो उसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे जब हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार के बारे में। लेकिन अगर संविधान संशोधन करना है तो उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होती। इसके बाद विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करवाना अनिवार्य होता है। ठीक है, ये सामान्य बहुमत से नहीं, दोनों सदनों में, केवल एक सदन में नहीं, दोनों सदनों कहने का मतलब ये है लोकसभा और राज्यसभा। यानी अपर हाउस, राज्यसभा जो होती है अपर हाउस होती है और लोकसभा जो होती है लोअर हाउस होती है। तो इन दोनों में विशेष बहुमत से पारित करवाना आवश्यक होता है। यह जो विशेष बहुमत होता है कुल सदस्य संख्या का बहुमत होता है। जितनी भी सदस्य संख्या है उसका बहुमत होता है। अगर 3 सदस्य संख्या है और बहुमत आपसे पूछा जाए तो बहुमत 2 हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जिसमें ज़्यादा संख्या होती है वही क्या हो जाती है, बहुमत हो जाती है। और विशेष बहुमत के लिए दूसरी कंडीशन ये होती है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 भाग, जितनी भी संख्या है उसका 2/3 भाग निकाल लीजिए। तो उपस्थित एवं मतदान मतलब उस समय कितने लोग उपस्थित हैं और मतदान कितने लोग कर रहे हैं, तो उनके सदस्यों का 2/3 जो भाग होता है ये विशेष बहुमत के तहत आता है। ठीक है, इसके बाद से जो अगला स्टेप होता है कि प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित करवाना अनिवार्य है। ठीक है, इसके लिए अलग अलग पारित करवाना होगा। इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि संविधान संशोधन के लिए क्या संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तो ऐसा नहीं है। संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। जब भी संविधान संशोधन होगा तो दोनों सदनों में इस विधेयक मतलब जो संशोधन विधेयक होगा उसको अलग अलग पारित करवाना अनिवार्य होगा। दोनों सदनों के बीच अगर असहमति तो होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, असहमति जब होती है तभी संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है, और ऐसा इसमें नहीं है। असहमति अगर दोनों सदनों में हो तो भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है किस संबंध में, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में। यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो, ठीक है, अगर संघीय मुद्दों से जुड़ा हो, किससे, संघीय मुद्दों से, जैसे केंद्र राज्य संबंध या फिर से राष्ट्रपति, ऐसे अगर मुद्दों से जुड़ा हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, आधे राज्यों की भी स्वीकृति चाहिए होती है और उसमें सामान्य बहुमत चाहिए होता है। यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत ही होता है कि सदन में कितने सदस्य हैं, उनके बीच मतदान होता है तो उसमें से निर्धारित होता है। इसमें पूरी संख्या नहीं देखी जाती कि सदन की पूरी संख्या क्या है। फिर हम देखते हैं संसद के दोनों सदनों से पारित होने एवं राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद जहां आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। 5 स्टेप कंप्लीट होने के बाद से राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति जो होता है विधेयक को सहमति केवल दे सकता है। राष्ट्रपति जो है संविधान संशोधन संबंधी विधेयक को केवल सहमति देगा, केवल सहमति दे सकता है। वे न तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं, न तो पास रख सकते हैं, और न ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, इस पे असहमति भी नहीं जता सकते। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि संविधान संशोधन के संबंध में जब भी राष्ट्रपति के संबंध में बात पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होती है, ना तो वो अपने पास इसको रख सकते हैं, ना असहमति जता सकते हैं, ना ही इसे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। यानी कि वीटो का जो अधिकार होता है राष्ट्रपति का संविधान संशोधन के संबंध में नहीं होता है। राष्ट्रपति के सहमत के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। ठीक है, जैसे ही राष्ट्रपति की सहमति मिलती है तो जो विधेयक होता है विधेयक से ये क्या बन जाता है, अधिनियम।
अधिनियम बन जाता है। ठीक है, और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश कर लिया जाता है। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं संशोधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, संशोधन जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कि अगर हम देखें जो ये किसके तहत संशोधन के प्रकार की बात कर रहा है, आर्टिकल 368 के तहत। जब भी संविधान संशोधन की बात आए तो आप लोगों के दिमाग में आर्टिकल 368 यानी कि संविधान का भाग 20 आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 368 जो है 2 प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है। ये संसद के विशेष बहुमत द्वारा, ठीक है, कौन कौन से हैं, एक तो संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से विशिष्ट संस्तुति द्वारा, और आधे राज्यों द्वारा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संस्तुति द्वारा। लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान के कुछ उपबंध संशोधित हो सकते हैं। यह प्रत्येक बहुमत जो होता है प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान यानी कि साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा होती है। उल्लेखनीय है कि ये संविधान संशोधन जो होते हैं अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं होते, जो ये वाले हैं। ठीक है, जो साधारण बहुमत से होते हैं संशोधन वो 368 के तहत नहीं होते। इस तरह संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, 368 के तहत 3 प्रकार से हो सकता है। पहला है संसद के साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है, दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा है हमारा संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, मैं जो बोली हूँ कि कुछ ऐसे संशोधन हैं जो आर्टिकल 368 के तहत नहीं आते, वे वो संशोधन होते हैं जो ऐसे बहुमत से साधारण बहुमत से संशोधित होते हैं, साधारण बहुमत से, जिनमें होता ये है कि संसद में उपस्थित जितने भी लोग होते हैं उनके मतदान से, मतलब प्रत्येक सदन में कितने लोग उपस्थित हैं उनसे केवल मैटर हो, मतलब वही लोग केवल मैटर करते हैं, ना कि उनकी संख्या मैटर करती है। तो जो लोग उपस्थित हैं और उनमें से कितने लोग मतदान कर रहे हैं, वैसे अगर संशोधन हो तो साधारण बहुमत कहलाते हैं। और साधारण बहुमत से जो संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं आता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सभी संशोधनों को अलग अलग रूपों में देखते हैं कि कौन से संशोधन जो हैं किन किन मतलब व्यवस्थाओं को अपने अंदर सम्मिलित किए हुए हैं, कि कौन सी व्यवस्थाओं में अगर संशोधन हो रहा है तो किसके तहत आएंगे। तो मैं इसका नोट्स नहीं बनाई हूँ क्योंकि ये जो है इसके सारे जो वर्ड हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से हम शॉर्ट नहीं कर सकते कुछ भी, तो इसको मैं ऐसे ही समझा दे रही हूँ। संसद के साधारण बहुमत द्वारा जो संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 की सीमा से बाहर होता है। ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन हुआ है वो आर्टिकल 368 की सीमा से बाहर है। इनमें कौन कौन से संशोधन आ जाते हैं, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन, ये सभी जो संशोधन है साधारण बहुमत से हो रहे हैं। तीसरा देखते हैं राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति, इसमें राज्य का या विशेष बहुमत का कोई रोल नहीं होता। चौथा है, देखने में तो ऐसे लग रहा है कि विशेष बहुमत से हो रहा होगा, लेकिन नहीं, ये साधारण बहुमत से हो रहा है। और एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि नए राज्यों का प्रवेश करने के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है, तो आप लोग क्लियर रहने चाहिए। या फिर राज्य विधान परिषद की अगर बात पूछ ले तो अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर लगता है कि विधान परिषद कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य भी इसमें इन्वॉल्व होगा, लेकिन राज्य इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें केवल सदन, जो संसद के दोनों सदन होते हैं उनके साधारण बहुमत से ही
ही राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति हो जाती है। दूसरी अनुसूची यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों आदि के लिए परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार आदि, इसके लिए भी साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। पांचवा है संसद में गणपूर्ति। गणपूर्ति कहने का तात्पर्य है कि कितने लोगों का होना अति आवश्यक है, तो उसको हम बोलते हैं गणपूर्ति। फिर देखते हैं संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, संसद में प्रक्रिया नियम, संसद एवं इसके सदस्यों और इसकी समितियों का विशेषाधिकार, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, उच्चतम न्यायालयों में अवर न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालयों के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, केंद्र शासित प्रदेश, और पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, और लास्ट है छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ये पांचवी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। इसके संबंध में भी साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। और छठी अनुसूची में उल्लिखित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए भी जो संशोधन होंगे उसमें भी केवल सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा एकदम, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है कि इस प्रकार के संशोधन करने के लिए किस प्रकार की बहुमत चाहिए होती है। ठीक है, अगला है विशेष बहुमत द्वारा जो संशोधन होते हैं उनको देखते हैं। संविधान के ज्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत। कुल सदस्यता अभिव्यक्ति का अर्थ सदन के सदस्यों की कुल संख्या से है, फिर चाहे इसमें रिक्तियां या अनुपस्थितियां हों। मतलब मैटर नहीं करता है कि जितनी सीट है वो भरी है या नहीं भरी है, वो सारे संख्या से निर्भर करता है कि ये इतनी संख्या है, वही विशेष बहुमत में काउंट किया जाता है। स्पष्ट शब्दों में विशेष बहुमत की आवश्यकता विधेयक के तीसरे पठन चरण पर केवल मतदान के लिए आवश्यक होती है, परंतु पूर्ण बचाव के लिए विधेयक की सभी अवस्थाओं के संबंध में सभा के नियमों में विशेष बहुमत की आवश्यकता की व्यवस्था की गई है। हम जब प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण देखेंगे तो उसको हम डिटेल में देखेंगे। कहाँ पे? संसद वाले चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे हम, वहाँ पे हम इसको एकदम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप केवल देख लीजिए संसद की विशेष बहुमत क्या होती है। तो संसद का विशेष बहुमत आप लोग समझ गए होंगे कि सदन की कुल सदस्य संख्या और जितने लोग उपस्थित हैं उनमें से 2/3 सदस्यों का बहुमत होना अति आवश्यक होता है। ठीक है, इस तरह की जो संशोधन होते हैं उसमें कौन कौन से संशोधन शामिल है? जैसे मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और वे सभी उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणियों से संबंध नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखते हैं कि संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा। ठीक है, अब ऐसे कौन से संशोधन हैं जिनमें राज्यों की स्वीकृति की जरूरत होती है? नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिली हो। यदि एक, कुछ या बचे राज्य विधेयक पर कोई कदम नहीं उठाते तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आधे राज्य उन्हें अपनी संस्तुति दे देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है, यानी केवल एक फॉर्मेलिटी ही किया जाता है कि आधे राज्यों की चाहिए, बाकी लोगों से कुछ ऐसा मतलब नहीं है। विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि राज्यों को अगर किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी है तो क्या कोई समय सीमा निर्धारित है? तो ऐसा नहीं है, इनके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इस उपबंध के तहत निम्नलिखित संशोधन को हम देख सकते हैं। जैसे पहला देख सकते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, वस्तु और सेवा कर परिषद, 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय,
संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया अनुच्छेद 368 जो कि स्वयं है। ठीक है, तो ये आप लोग जितने प्रकार के संशोधन है, साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों की अनुमति द्वारा, ये पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा। ये संशोधन के प्रकार एग्जाम में ये पूछता ही है, चाहे एक क्वेश्चन पूछे या 2 क्वेश्चन पूछे, हर एग्जाम में इसको पूछता है। ठीक है, अब देखते हैं संशोधन प्रक्रिया की आलोचना भी की जाती है, तो उसको हम देखते हैं कि किस आधार पर एम लक्ष्मीकांत की बुक में आलोचित की गई है। आलोचकों ने संविधान संशोधन प्रक्रिया की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की है। पहला, संविधान संशोधन जो है, संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय जैसा कि संवैधानिक सभा अमेरिका में है या संवैधानिक परिषद हेतु कोई उपबंध नहीं है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिका में संविधान संशोधन के लिए अलग निकाय है। ठीक है, अमेरिका में संविधान संशोधन के लिए अलग निकाय है जिसको संवैधानिक सभा कहा जाता है। संसद को संविधायी शक्ति व्यापक रूप से प्राप्त है, कुछ मामलों पर राज्य विधानमंडलों को भी। ठीक है, दूसरा देखते हैं, संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है, ये तो हमें पता है। इस तरह अमेरिका के विपरीत, यानी कि अमेरिका में राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य विधान परिषद के निर्माण या समाप्ति के प्रस्ताव के अतिरिक्त कोई विधेयक या संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकता है। अमेरिका में क्या होता है, राज्य भी जो हैं किसी संविधान संशोधन का प्रस्ताव ला सकते हैं, जबकि हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में राज्य विधानमंडल केवल विधान परिषद के संबंध में निर्माण या समाप्ति का प्रस्ताव ला सकता है और अन्य किसी संबंध में नहीं ला सकता, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में इसके विपरीत है। यहाँ भी संसद इसे या तो पारित कर सकती है या नहीं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब इसमें भी संसद सर्वोच्च है कि वो राज्य की बातों को माने या नहीं माने। अगर राज्य बोल रहा है कि यहाँ विधान परिषद होना चाहिए या समाप्त कर देना चाहिए, तो ये संसद के ऊपर डिपेंड है कि वो इसको कितना मानता है, यानी कि संसद को सर्वोच्च रखा गया है। अगला देखते हैं, संविधान के बड़े भाग को अकेले संसद ही विशेष बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। सिर्फ कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल की संस्तुति आवश्यक होती है, वह भी उनमें से आधे की। ठीक है, जबकि अमेरिका में यह 3/4 राज्यों की अनुमोदित होना जरूरी है। तो ये अमेरिका से केवल कंपेयर करके हमारे भारतीय संविधान संशोधन को आलोचित किया गया है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान संशोधन के लिए जो संसद है उसी को सर्वोच्च रखा गया है। अगला देखते हैं, संविधान ने राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधन संबंधी मंजूरी या उसके विरोध को प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित नहीं की है। मैं बता दी हूँ, वह इस मुद्दे पर मौन है कि अपनी संस्तुति के बाद क्या राज्य इसे वापस ले सकता है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए, जो भी विशेषताएं होती हैं किसी चीज़ की, वही उसकी आलोचना बन जाती हैं। तो आलोचना करने में कोई दिक्कत नहीं है कि आलोचना अगर जब भी आपसे पूछ ले तो एग्ज़ाम में अक्सर स्टेटमेंट बेस्ड ऐसा कुछ पूछ लेता है, तो आप लोगों को पूरा पता रहना चाहिए। अगला देखते हैं, आलोचना किसी संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में गतिरोध हो तो इसकी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, मैं बताई हूँ। दूसरी तरफ जो है, साधारण विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है जो संयुक्त बैठक आहूत की जा रही है साधारण विधेयक के मुद्दे पे, वो ऐसे विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक, जो कि मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं होते, इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते, जबकि जो संविधान संशोधन है बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। संशोधन की प्रक्रिया विधानमंडलीय प्रक्रिया के समान है, केवल विशेष बहुमत वाले मामले के अतिरिक्त संविधान संशोधन विधेयक को संसद में उसी तरह पारित किया जा सकता है जैसे साधारण विधेयक। ये हो गया। संशोधन प्रक्रिया संबंध व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है, अतः इसे न्यायपालिका को संदर्भित करने के व्यापक अवसर होते हैं। लेकिन इन कमियों के बावजूद यह नहीं नकारा जा सकता कि प्रक्रिया जो है साधारण व सरल और परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार है। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया इतना लचीला नहीं होना चाहिए कि उसे सत्तारूढ़ पार्टी अपने हिसाब से परिवर्तित करा ले, न ही इतना कठोर होना चाहिए कि आवश्यक परिस्थितियों को स्वीकार न कर पाए। केसी वेयर जो है उन्होंने कहा था, लचीलेपन व जटिलता के बीच बेहतर संतुलन है कौन सा, हमारा भारतीय संविधान। ये स्टेटमेंट आप लोग याद कर लीजिएगा। इस संदर्भ में पीटी नेहरू ने भी कहा था कि हम संविधान को इतना ठोस बनाना चाहते हैं कि जितना अस्थायी हम इसे बना सकते हैं, और संविधान में कुछ भी अस्थायी नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ लचीलापन होना चाहिए। यदि आप संविधान को कठोर और अस्थायी बनाना चाहते हैं तो आप राष्ट्र की प्रगति को रोकते हैं। ठीक है,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में महसूस किया कि सभा ने इस संविधान पर किसी अंतिम और भ्रमित मोहर लगाने से स्वयं को दूर रखा है। ऐसा उसने कनाडा की तरह लोगों को संविधान संशोधन का अधिकार न देने अथवा अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की तरह असाधारण नियमों और शर्तों को पूरा करने के बाद संशोधन प्रक्रिया से स्वयं को दूर रखकर किया है, बल्कि संविधान संशोधन हेतु सरल प्रक्रिया बनाई है। केसी वेयर भारत के संविधान विभिन्न प्रकार की संशोधन प्रक्रिया के प्रशंसक हैं। वे कहते हैं संशोधन व्यवस्था में यह विविधता बुद्धिमत्तापूर्ण है, लेकिन मुश्किल से ही मिलने वाली है। ये ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार संशोधन प्रक्रिया अपने आप में सिद्ध करती है कि संविधान का सर्वाधिक स्वीकार्य भाग है। यह यद्यपि यह बहुत जटिल है, यह काफ़ी विविध गुण वाला है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर रहा संविधान का संशोधन, जो कि समाप्त हो गया। ठीक है, अगला हम चैप्टर देखेंगे संविधान का मौलिक ढांचा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप टेलीग्राम चैट ग्रुप में पूछ सकते हैं, या फिर से आप यूट्यूब में ही कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके अगर कोई क्वेरी है तो उसको जवाब आसान भाषा में देने के लिए। ठीक है, और आप लोग प्लीज़ बिल्कुल हेजिटेट मत करिए। इसका पीडीएफ जो नोट्स है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।